लोग उसका हैप्पी एंडिंग चाहते हैं तो मैं उसका हैप्पी एंडिंग भी दे दूँ, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा खींचती नहीं हूँ। अब सीधा पॉइंट पे आती हूँ। जैसे ही अब ट्विन गुजर गया है, सब लोग अब उदास हैं। अब लगभग 6 साल हो गया है, 6 साल। इन 6 सालों में जियांग फैमिली और लैन फैमिली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। मैडम यू कहाँ चली गई है, कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है। मैडम यू कहाँ है आखिरकार। फिल्मियाँ बहुत उदास हो गए हैं। आज उनकी गलती का रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है। उन्होंने पैसा 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 के पीछे भागा है। उन्हें लगा कि पैसे से उन्हें सब कुछ अरेंज कर देंगे, पर उनके बच्चों के लिए क्या चाहिए था वो कभी देखे नहीं है। वो समझ ही नहीं पाए। उनके वजह से उनका एक बेटा अब तो जिंदा ही नहीं है। वो उनकी वाइफ चली गई है। क्या वो कभी भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है? नहीं। एक बेटा हमेशा बीमार रहता है, उसके साथ क्या होता है उन्हें पता नहीं है। और उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की डेथ हुई, उसमें भी उन्हें नहीं पता है। उनका बेटा बहुत बार बुली हुआ है, इसके चलते उनका उसकी दिमागी हालत, उसका हेल्थ इतना ज़्यादा खराब था, उन्हें नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। कैसे फादर है वो। उनकी बेटी नाराज होकर चली गई। हाँ, 1 साल के लिए तो वो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका तबीयत इतना खराब हो गया कि वो डिप्रेशन में चले गए और वो सीधा बेड पे आ गए। इसके चलते ना चाहते हुए भी यानली को 1 साल बाद वापस लौटना पड़ा। सारा बागडोर अपनी हाथ में लेनी पड़ी। अब आते हैं लैन फैमिली। लैन फैमिली इन 6 सालों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है। सिचान अपने हस्बैंड से वो सिर्फ उसी प्यार के लिए गलत होते हुए भी देते रहे ना। वो अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा करते हैं, पर प्यार से नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर। और ये बात जंगशा को बहुत चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है। और अपनी ब्रदर की डेथ, अपनी मदर की कड़वी बातें, अपनी मदर अब कहाँ है, नहीं, अपनी सिस्टर का इग्नोरेंस, उसका फादर का तबीयत, सब कुछ अब सिचन को, हमारी जियांक्षा को बहुत चुभता है। वो ऐसा लग रहा है कि 4 दीवारों में कैद होकर रह गया है। कुरन तो अपनी वाइफ से भी बात नहीं करते हैं। वो डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से वांगजी इस तरीके बिगड़ गया है। तुम उस प्रैंक को नहीं करना चाहिए था। हर वक्त खेलना ज़रूरी नहीं है, कोई कोई खेल जानलेवा भी हो सकता है। उनकी एक प्रैंक ने एक बच्चे की ज़िंदगी ले ली। एक नहीं बल्कि 2 बच्चे। एक तो मासूम था और दूसरा तो उनका पोता था ना, या पोती, क्या थी, नहीं, नहीं रहा। अपनी वाइफ से नाराज़ होते हैं। उनकी वाइफ को सारा फैसिलिटी तो देते हैं, पर प्यार से नहीं। अपने अपने बेटे से 200 कदम दूर हो चुके थे। अब उनका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने बड़े बेटे से ही बात करते हैं। सिचैन, हाँ, वो तो उस वक्त ऐसा मत करो बोलते थे, शायद स्ट्रिक्टली उन्हें डांटते, ऐसा करने से रोकते तो शायद रुक जाता, पर क्या करें, उस वक्त सारे बड़े भी बच्चे बन चुके थे। पर उन्हें क्या पता, क्योंकि विंग की मेंटल स्थिति क्या थी उस वक्त से। वो उस बच्चे में, जब वो बचपन में वांगजी से इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ, बुली हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से जो चोट लगी, उन सब से बीइंग की कितना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, उन्हें क्या पता था। नहीं, उन्हें लगा ये भी एक प्रैंक की तरह होगा। पर जब बचपन से एक बच्चे को बुली किया जाता है, इतना ज़्यादा हर्ट किया जाता है, वो बच्चा, उसका मेंटल स्थिति क्या होगा, किसको पता था। सिचन को भी तो नहीं पता था ना। इसलिए वो उस वक्त चुप रहे हैं। आज वो पछताते हैं कि एक आज 2 इनोसेंट सोल इस दुनिया में नहीं है। और सबसे ज़्यादा अब वांगजी एकदम अकेला सा हो गया, पूरा अकेला सा हो गया। वो अपनी अलग से मेंशन में रहता है, पूरे दिन पूरे रात सिर्फ एक रूम में रहता है, सब शराब के नशे में डूबा रहता है। पछताता है कि उसने क्यों किया। उसके पास कितना पैसा है ना, वो ये कहता था ना, उसके पैसे की वजह से सब कुछ उसके कदमों में आ जाएगा।
तो आज उसका पैसा कहाँ चले गए? आज उसके पैसे से उसकी विंग उसके पास नहीं ला पाया, है ना? वो यही कहता था ना कि वो उसके पैसे से सब कुछ उसके पास ला देगा। तो आज उसका विंग कहाँ है? विंग तो उसका आस-पास ही नहीं है। क्या करे उस पैसा का? आज उसे एक इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आ रही है। आज उसे समझ में आ रहा है कि विंग कितना दुखी था। उनकी हरकतों की वजह से आज उसे ये भी पता चला, सिर्फ वो नहीं है जो विंग को बचपन से प्यार करता है, पर विंग था वो भी प्यार करता था। विंग इसीलिए उससे दूर रहता था क्योंकि वांग जी विंग से हमेशा रूडली बिहेव करता था। उसे बचपन से अपना पैसा का घमंड था। वो किसी से पोलाइटली बात करना नहीं चाहता था। अगर वो बचपन में ही पोलाइटली बात करता, हँसता मुस्कुराकर बात करता, उनका रिलेशनशिप कभी 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 क्या बोलते हैं, कभी का सब कुछ ठीक हो गया होता। आज वो हैप्पी फैमिली होते, हैप्पी फैमिली लीड करते होते। पर सच में सब कुछ बर्बाद हो गया। आज उसका बेबी नहीं रहा। सच कहा मदर ने, सच कहा उस दिन कि हमारे दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। वो हमें ये बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। उस वक्त श्रेयम कितना समझाता था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर उसने उसी को उससे दूर करवा दिया। अगर उस दिन वो श्रेया की बात मानता, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को बदलता, कितना अच्छा होता, है ना? हाँ, जैक्शा को भी यही धमकाता था ना कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं अपने ब्रदर से तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। यही बोल बोल कर सबको धमका कर रखा। क्या फायदा? आज वो खुद की प्यार से ही दूर हो गया। क्या फायदा इस पैसों का? कुछ नहीं है। उस पूरे घर में, उस पूरे कमरे में अब सिर्फ पिंक का फोटो है, सिर्फ पिंक का फोटो। अब वो पूरी तरीके से उसके पूरे मुंह पर क्या बोलते हैं, दाढ़ी बन चुकी थी, उसका बाल लंबे हो चुके थे, ठीक से अपने आप को हेल्दी नहीं रखता, और पूरी तरीके से या कहो वो इतना ज़्यादा देवदास टाइप हो गया है, क्या बताएं। आज पूरा 6 साल बीत गई थी, पूरा 6 साल। आज उसके क्या बोलते हैं, मैंशन में कोई इंसान आता है। वो दरवाज़ा सीधा खोलकर अंदर आता है। वो सामने वांग जी को देखता है। वो एक उसे तो गुस्सा भी आता है, फिर भी खुद को शांत करते हैं, बोलते हैं वांग जी ये क्या कर रहे हो? हाँ। तो वांग जी हल्का सा उठकर देखते हैं, बोलते हैं गगा गगा हाँ, मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ। मैंने अपने बीइंग को इतना ज़्यादा दुख पहुंचा है ना, तो मैं ही खुद को सजा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं सजा दूंगा, अपने आप को इतना सजा दूंगा कि मैं 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 अपनी बीइंग के पास चला जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो सिचान गुस्से में आते हैं, जोरदार स्लैप वांग जी के पेट पर मारते बोलते हैं, जब उस तुम्हारे पास था तब परवाह नहीं की, आप नहीं हैं तो उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हो कि तुम इनोसेंट हो, तुम विक्टिम हो। पर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। तुम हमेशा इतनी गड़बड़ी नहीं करते ना, अपना पैसा का रौब ना झाड़ते हो, अपना अल्फा घमंड में नहीं रहते ना, इतना कुछ नहीं होता। अब ये क्या बोलते हैं, अब ये क्या करना चाहते हो? अच्छा, अभी भी तुम अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग कर यहाँ पर एक कोने पर पड़ा रहना चाहते हो? उठो उठो, क्या लगता है तुम ये सब पी पी कर मर जाओगे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी से मौत मरो वांग जी। क्या हुआ, तुम मेरे ब्रदर हो, फिर भी तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट सोल ने जो प्योर हार्ट से तुमसे प्यार किया वो मर गया है। इस दुनिया में कितना क्रूअल है तुम पता है ना? यहाँ पर जितना ओमेगा है जो सिर्फ पैसों के पीछे हमारे पीछे घूमते थे, पर वो तुम प्योर हार्ट से तुमसे प्यार किया। क्या ये गलती थी उसका कि वो एक ओमेगा होकर तुमसे प्यार किया? क्योंकि हमेशा प्यार का इजहार तो पहले आसपा करते थे ना। वो इसे तुमसे इतना प्यार किया, यही तो उसका गलती थी। हाँ, इसके लिए तुम उसका प्यार का बहुत फायदा उठाए। आज क्या हुआ, वो यहाँ पर नहीं है, और मैं नहीं चाहता इतनी आसानी मौत तुम मरो। मैं चाहता हूँ तुम घुट घुट कर मरो, घुट घुट कर मरो। और हाँ, अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है? तुम बाहर आओगे, बाहर के सारे कपल्स को देखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा
अगर तुम वो नहीं करते, आज तुम्हारा ऐसा फैमिली होता। एक एक पल तुम तड़पो, एक एक पल तुम मरो, यही मैं चाहता हूँ, यही उसके लिए प्रायश्चित होगा। चलो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, समझ में आया तुम्हें? मुझे नहीं पता, कल के कल तुम ऑफिस में मुझे चाहिए। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चले गए थे। वांग जी अपनी आंसू भरी आंखों से अपने ब्रदर को देख रहा था। वो कुछ देर एकदम शांत हो गए और बोले, सही कहा आपने, सही कहा आपने। इतनी आसान मौत मुझे नहीं मिल सकता, इतनी आसान मौत नहीं। मुझे भी घुट घुट कर मरना होगा, घुट घुट कर। हम्म, सच में अभी भी मैं कायरों की तरह घर के अंदर कैद हूँ। मैं अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करूँगा। मैं जो भी गलती किया है मैं सुधारूंगा, और मैं एक एक पल तड़प तड़प कर लूँगा। ऐसा बोलता है और जल्दी से उठता है, अपने आश आप को फ्रेश अप करता है, अपना क्या बोलते सेविंग करता है, सब कुछ अपने आप को पहले की तरह नीट करता है। और उस दिन पूरी तरीके से वो पूरा हेल्थी सब कुछ अपने क्या बोलते हैं असिस्टेंट से बुलाकर सब कुछ लेके आता है, क्योंकि उसका एक असिस्टेंट भी था। हमेशा वो बुलाने के लिए आता था, पर वांग जी कभी भी उसकी बात नहीं मानता। वांग जी के लिए सारा फूड सब कुछ उस रूम में अरेंज किया गया था। वो पूरा दिन ऐसे ही हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वांग जी होश में आता है, जल्दी जल्दी उठता है, अपना सारा मॉर्निंग रूटीन करता है। और आज पूरा 6 साल बाद वांग जी लैंड कॉर्पोरेशन में एंटर होता है। सब लोग इस पेज को देखने के लिए कितना तड़प गए। वहाँ पर कुरैन भी बैठे हुए थे, पर कुरैन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वांग जी की आंखों में आंसू थे, पर खुद को काबू करता है और वो अपने फादर को ग्रीट करते हैं, पर उसका फादर उसका रिप्लाई भी नहीं करते हैं। बेचारे गुस्से में देखते हैं, जाओ अपने कैबिन में, ऐसा बोलते थे। वांग जी अपना सर को नोट करते हुए पूरा दिन पूरा अपना फाइल्स में अपना काम में पूरा रह चुका था। तभी सिचान अपने मन में बोलते हैं, मुझे तुमसे ऐसा ही रूड बिहेवियर करना होगा वांग जी, ऐसा ही करना होगा। अगर मैं तुमसे ऐसा रूडली बात नहीं किया होता, तुम उस कमरे से नहीं आते, खुद को शराब में नशे में तुम खुद को मार देते। हाँ जी, मैंने पहले ही 2 जन को अपने ज़िंदगी में से खो दिया। मैं तुम्हें भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, पर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। एक गलती पहले ही हमने कर चुका है, अब वही गलती तुम्हारे साथ करके तुम्हें भी हम होना नहीं चाहते। कितना भी गलत क्यों ना किए हो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें सजा भी देना है, पर तुम्हें कुछ होते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए इतना रूड बिहेवियर मुझसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे तुम डिजर्व करते हो वांग जी। ऐसा खुद को शांत करता है। अब वांग जी सीधा हर दिन अब वो काम करता था, और वांग जी वापस लौट कर आ गया है। उसके सारे फ्रेंड्स को पता चल गया था। सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आना चाहते थे बात करना, पर किस मुंह से आए? हमेशा वांग जी को वही तो उकसाते थे। हाँ, ये करो वो करो, नहीं तो उसका अल्फा को ट्रिगर करते हैं। इसी उसे ट्रिगर करते करते ही बहुत कुछ करवाते थे। कितना बुली किया था। आज उसी लास्ट उस बार पिंक के साथ ये करने के लिए ट्रिगर नहीं किया होता, तो आज वांग जी अपने बींग के साथ कितना हैप्पी होता। उन्हें बींग की कंडीशन के बारे में भी नहीं पता था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, पर उनके हाथों से गलती तो हुआ है। वेंचंग अब पूरा वेन कॉर्पोरेशन का लीड संभाल चुका था। अब वो वांग जी से मिलने ही नहीं आता। वेंचिंग वेंचिंग तो हमेशा गिल्ट में रहती थी, क्योंकि उसने भी तो वांग जी के साथ क्या बोलते हैं फेक उसकी फियांसी बनी थी, उसके साथ एंगेजमेंट किया था। सच में अब वो किसी की तरफ मुंह नहीं दिखाती है। वो अब पूरा प्रोफेशन और डॉक्टर का कर चुकी थी। अब वो हर किसी को जान बचाना उसका एक सिद्ध बन चुका था, क्योंकि हर कोई विंग को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। सारे दोस्त अब किसी से भी बात नहीं करते थे। सब लोग अब सोयांग से बात करना चाहते थे। सोयांग सबसे ऐसा ऐसा बोलो कि नाता ही जोड़ चुका था। अब वो किसी से भी बातें नहीं करता, किसी से भी नहीं। हर किसी की लाइफ सच में हेल तरीके से हो चुकी थी, हेल बन चुकी थी पूरा। अब वांग जी की ऑफिस ज्वाइन हुई। पूरा पूरा 6 महीने बीत चुका था। 6 महीने बीत चुका था। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग।
सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी वो एक फॉरेन से क्लाइंट आता है, उनके साथ एक प्रोजेक्ट का डिस्कशन करता है। तो उन्हें बताया जाता है कि आज उन सबको क्या बोलते हैं, यहाँ से दूर पेरिस जाना होगा। पेरिस में इस पूरे डील को कंप्लीट करना होगा, ऐसा पता चलता है। तो सचान सोच लेते हैं कि वांग जी को एक क्या बोलते हैं, एक ब्रेक चाहिए। यही सोच के वो बोलते हैं ठीक है, हमारे कंपनी से मेरा छोटा ब्रदर आएगा, वही सारा प्रोजेक्ट को लीड करेगा, ऐसा बता देते हैं। तो वांग जी भी कुछ नहीं बोलता। वो वो डील फाइनली कंप्लीट हो जाता है। फिर से उसके फादर और उसके ब्रदर दोनों वो कैसे बोलते हैं, कल तुम्हें वापस से पेरिस के लिए निकलना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी हाँ में नोट करता है और घर चला जाता है। घर जाते ही अपने पिंक के फोटो को देखता है, उसकी फोटो पर किस करते हैं, बोलते हैं आज भी मैं घर आ गया वीन, ऐसा बोलता है। उसकी आंखों से आंसू बह गई थी, बुरी तरीके से आंसू बह गई थी। थोड़ी देर में वो ऐसे ही लेट जाता है। अगले दिन पेरिस के लिए वो निकल चुका था। पेरिस के एक नए ऑफिस में वो ज्वाइन हो चुका था। वहाँ पर उसका कैबिन बताया जाता है। वो अब वहाँ पर भी पूरा एक हफ्ता ऑफिस से निकलता ही नहीं। वहाँ पर बहुत सारा ओमेगा लड़कियाँ क्या बोलते हैं, जो मेंस भी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करते, पर वांग जी एक नज़र से सबको मार देने वाला रुख से देखता है। सब लोग डर से उससे नहीं मिलते हैं। अब पूरा एक हफ्ता वांग जी ऑफिस से एक पल भी नहीं हटता, एक पल भी नहीं। आज वो किसी काम काम की वजह से यहाँ से बाहर जा रहा था। वहाँ पर उससे एक क्लाइंट से मिलना था। उस क्लाइंट से वो मिल भी चुका था। तभी वहाँ पर वो पास के रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाता था, पर किसी की किलकिलाहट ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। वो ना चाहते हुए भी उस तरफ देखता है। उस तरफ एक क्या बोलते हैं, 6 या 4 साल का एक बच्चा वहाँ पर खेल रहा था खेल रहा था। उसके स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल था, और वो एक ब्यूटीफुल से क्या बोलते हैं लड़का था, पर उसके होठों के नीचे भी एक तिल थी। उस तिल को देखकर ना जाने वांग जी को पिंग की याद आ गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थी। वो बेबी खेल रहा था। वांग जी ना चाहते हुए भी उस पूरी ध्यान उस बच्चे की तरफ ही देख रहा था। वो उसी तरफ देखते ही रहता है, पर उसे एक कॉल आती है तो वो उस जगह चला गया था। और थोड़ी देर में वो वापस आकर उस कैबिन पर देखता है, वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। वो अपना सर खुशी करते हुए चला जा रहा था। वो अपने मन में बोलता है, पता नहीं क्यों ये बच्चा मुझे कोई अपना सा लगा, ऐसा बोलते हुए स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया था। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत गई थी। वांग जी अपना काम के सिलसिले में इधर उधर जाता, बात करता था। आज उसे अपने कुछ काम के लिए एक सुपरमार्केट जा रहा था, उसे कुछ खरीदना था, इसलिए वो वहाँ पर जाता है। वो अपने लिए कुछ सामान खरीदा है। वो यहाँ पर भी एक अलग सा अपार्टमेंट में रहता है, अपने क्या बोलते हैं अपना नेसेसरी थिंग्स को खरीदता है। तभी वो इधर उधर घूम रहा था, वापस से वो उस बच्चे के साथ टकरा जाता है। तभी वो देखता है कि बच्चा नीचे गिर गया है। वांग जी एकदम तेजी से आता है, बोलता है सॉरी बेबी, लगी तो नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चा स्माइल करते हुए बोलता है जी अंकल, मुझे नहीं लगी, बस छोटा सा लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ना। और मम्मा कहती है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लड़का हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की तो प्रोटेक्ट करना है ना, ऐसा बोलता है। तो वांग जी स्माइल करते हुए उस बच्चे की बालों को कर रहा था। तब वांग जी बोलते हैं बेबी को क्या चाहिए। हाँ, तो वो बच्चा बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना चाहिए, मम्मा ने कहा था। तो वांग जी स्माइल करते बोलते तो मुझसे फ्रेंड हो जाओ, तो हम स्ट्रेंजर्स नहीं रहेंगे, है ना। तो बच्चा बोलता है ओ ये तो अच्छी बात है, ऐसा बोलकर हैंड शेक करते बोलता है मेरा नाम युवान है, ऐसा बोलता है। तो वांग जी स्माइल करते बोलता है युवान, बहुत प्यारा नाम है आपकी तरह, ऐसा बोलकर स्माइल किया जा रहा था। दोनों स्माइल कर रहे थे। तो वांग जी उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं खिलौने, सब कुछ खरीद के देता है। तभी भाईमन बोलता है मैं चाह रहा हूँ, पता है मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ दी है, पर मेरी ग्रैंडमा मुझे मार ही देंगी,
चारा मेरी ग्रांडमा मुझे दे ढूंढ रही है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी स्माइल करते हुए उसे पास कर देता है। वो बच्चा भी वहां से चला गया था। वांग जी स्माइल करते करते बाहर आ गया था बिलिंग काउंटर में, और वो पूरा बिल कर देता है। वो वहां से बाहर निकलने ही वाला था, पर सामने का नजारा देखकर वो एकदम स्टिफ हो गया था। वो बच्चा एक मिडिल एज लेडी के साथ था। वो लेडी उस बच्ची को डांट रही थी। उस लेडी को देखकर अंजू की आंखों में आंसू आ गए थे। उस लेडी को कि वो कोई और नहीं थी, मैडम यूथ। मैडम के साथ ये बच्चा कौन है? और उन्हें देखने के बाद उन्हें लगातार आंसू आ रहा था, बहुत आंसू आ रहा था। तब मम्मी बोलते हैं, आंट आंट यहाँ पर तो विंग का ग्रेवियर्ड कहाँ बना है? मुझे अपने विंग से मिलना है, एक बार उसे मिलना है, उसे एक बार देखना है मुझे 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 ऐसा बोलकर वो दौड़े दौड़े बाहर आता है। तब तक मैडम यू और युवान दोनों वहां से निकल चुके थे। वांग जी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। मैडम यू को देखने के बाद उसकी सारी गलती उसे याद आती है। वो तुरंत अपनी कंपनी में जाता है। वहाँ का एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाता है और मैडम यू की तस्वीर अपने पास जो भी था उसे देखते हुए बोलता है, ये लेडी यहाँ इस सिटी में कहाँ पर है और क्या है, और उस बच्चे के साथ उनका रिलेशन क्या है, सब कुछ मुझे जल्दी से जल्दी दो, ऐसा बोलते हैं। तो वो इंसान भी नोट करके वहां से चला गया था। मैडम यू को देखने के बाद पता नहीं क्यों वांग जी को एक बार विंग को कहाँ पर उन्होंने उनका फ्यूनरल किया है, वह कहाँ पर उसे दफन किया है, उस जगह पर जाना चाहता था। अपनी विंग को माफी मांगना चाहता था। वांग जी 2 दिन तक पूरा स्ट्रेस में था, क्योंकि वो डिटेक्टिव कुछ भी नहीं देख आए। तो वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसके कॉल में फ़ोन आता है। बोलता है, वो डिटेक्टिव था, वो बोलता है, सर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिली है, हम कल लेके आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी स्माइल करते हुए ठीक है बोल देता है। वांग जी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अगले मॉर्निंग भी हो चुकी थी। वो ऑफिस में जल्दी जल्दी जाता है। वहाँ पर वो डिटेक्टिव भी आ गया था। वो बोलता है, ये उनकी डिटेल है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी उस डिटेल को पढ़ता है कि ये यहाँ पर लगभग 6 साल से है, और ये उनका वो यहाँ से है, वो क्या काम करती है। वो पास में एक डिज़ाइनर है, वो अपना डिज़ाइनिंग एज अ डिज़ाइनर काम करती है एक वास्तु की कंपनी में, और उनके साथ एक बेबी है, और ये उनका ग्रैंड चाइल्ड है। वांग जी कन्फ्यूजली सिर्फ देख रहा था, पर आगे जो देखा उसकी आँख शॉक में बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि ये नीचे एक इंसान का फोटो था, और ये उनका बेटा है, और ये उनका बेटे का ओमेगा सन का बेटा है। ये देखने के बाद वहाँ एकदम स्टिफ हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है, और उस डिटेक्टिव वो कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हैं? ये तो नहीं, ये तो मर चुका है ना। तभी वो डिटेक्टिव एकदम कंफ्यूज होते हुए बोलता है, कैसे मर सकता है सर, ये उनका बेटा है, वो भी तो यहीं पर था ना, ये उनका बेटा है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये उनका सन है, ये बेटे का सन है, ये छोटा बच्चा। वो सब लोग एक साथ यहीं पर रह रहे हैं, लगभग 6 साल से ऊपर वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। मैं तो उनका वीडियो भी लेके आया हूँ। तो भांग जी कांपते हुए हाथों से देखता है, और उसमें एक वीडियो प्ले हो रही थी। वो बच्चा क्या बोलते हैं गार्डन में खेल रहा था, और बींग उस बच्चे को खिलखिलाते हंसते हुए देख रहा था। मैडम यू उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। ये देखने के बाद वांग जी एकदम जमीन में बैठ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसका मतलब उसका बीन जिंदा है। मॉम ने इतना साल उन्हें नहीं बताया कि विंग जिंदा था, पर उस दिन तो विंग मर चुका था ना उनकी आंखों के सामने। तो विंग आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो एक बार भी नहीं रुकता। वो बोलता है, मुझे एड्रेस दो, तुरंत एड्रेस दो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी की पैनिकनेस देखकर वो डिटेक्टिव कुछ समझ नहीं पा रहा, फिर भी उस एड्रेस को दे देता है। वांग जी एक पल भी नहीं रुकता। वो दौड़े दौड़े नीचे जा रहा था, एक पिलर से टकरा कर नीचे भी गिर जाता है। उसके सर से खून भी आ रहे थे, फिर भी इन सबको इग्नोर करते हुए अपना गाड़ी लेकर सीधा उस एड्रेस पे आ जाता है। वो आकर तुरंत कॉलिंग बेल बजाए जा रहा था। तभी
एक लेडी ओपन करती है। जैसे ही सामने देखती है, वो एक पल के लिए शॉक हो जाती है, फिर गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी जबरदस्ती घुस जाता है और अपना घुटनों पर आ जाता है। वो बोलता है, माँ, आंट, ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे पिन को मुझे दे दो, मुझे दे दो। तभी मैडम भी बोलती है, वो मर चुका है ना, यहाँ पर नहीं है वो, जाओ। तभी लैंडमार्क जी बोलता है, नहीं माँ, मैंने देखा उसे। मैडम यू एकदम शॉक हो गई थी। फिर भी, ओह, इसका मतलब तुमने सब कुछ पता लगा कर यहाँ पर आए हो? क्यों? तुम्हें उस बार मेरे बेटे को लगभग मारते हुए सहन चैन नहीं आई क्या? वापस आके जिसे पूरी तरीके से मार डालने के लिए, यही के लिए, इसीलिए तुम आए हो ना? बताओ, इसीलिए तुम आए हो ना? ऐसा बोलता है। तभी वांग जी एकदम से मैडम यू के पैर को पकड़ लेता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रही थी, लगातार आंसू बह रही थी। वो बोलता, मम्मा, मैं भी पिंक को बचपन से प्यार करता हूँ। ऐसा बोलकर उसका प्यार का इजहार कर सब कुछ बता देता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव किया था। वो बोलता है, ये सब कुछ मेरे अपने पैसे, अपने दोस्तों की हमेशा मुझे उकसाते थे और मैं अपने पैसों के घमंड में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि मैं जो इंसान मुझे प्यार कर रहा था मैं उसे ही हट कर बेटा, प्लीज़, प्लीज़ मॉम, मुझे एक चांस दो, मुझे एक चांस दो। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था। इस पर मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करूँगा। मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए मम्मा। बस मैं यहीं पर रह जाऊँगा, यहीं पर रह जाऊँगा। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। वहाँ पर सिर्फ बुरी यादें हैं मेरी विंग की, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रह जाऊँगा। मैं आपके पैरों पे पड़ा रहूँगा मम्मा। बस विंग को मुझसे दूर रहे मत कहिए। इस 6 साल मैंने सिर्फ लाश की तरह ज़िंदगी जिया है। प्लीज़ मदर, ऐसा बोलते हैं। तभी ऊपर से विंग नीचे आता है। वो बोलता है, मम्मा, मम्मा, यहाँ पर कौन रो रहा है? कौन है मम्मा? ऐसा बोलकर वो नीचे आ रहा है। जैसे वो वांगजी को दिखता है, वो एकदम कन्फ्यूज होता है। वांगजी दौड़ कर जाता है, विंग को गले से लगाता है और बोलता है, विंग, विंग, थैंक गॉड तुम ठीक हो, ठीक हो, तुम ठीक हो ना? मैं डर गया था विंग। ऐसा बोलकर फूट फूट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। तभी विंग उसे खुद से दूर हटाते हुए बोलता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? इस तरीके से रो क्यों रहे हो? ऐसा बोलता है। तो वांगजी कंफ्यूजली देख रहा था। मैडम ये गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, विंग, मुझसे इससे कुछ बातें करनी है। क्या तुम आयुवान को लेकर बाहर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? तो वहाँ विंग भी हामी नोट करता है और वहां से चला जाता है। वांग जी पूरा शॉकिंगली मैडम यू को देख रहा था। उसे कुछ जवाब चाहिए था। वो मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आंट, विंग क्या बोल रहा है? तभी मैडम यू गुस्से में आती है और एक जोर का स्लैप मारते हुए बोलती है, तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा इतना डिप्रेशन में था कि वो अपना पूरा याददाश्त खो बैठा है। जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा बेटा का हार्ट पहले से ही वीक है। बचपन के ट्रॉमा की वजह से उसे ट्रॉमा हो चुका है, पैनिक अटैक जैसा होता है। समय पहले ही मैंने उस दिन बता दिया था और ऊपर से उस दिन प्रेग्नेंट भी था और उसका क्या बोलते हैं, उसका इमोशनल इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुका था, उसने उस पॉइजन को भी पी लिया था। पॉइजन को भी पी लिया। इसके चलते मैं भी डर गई थी कि मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ। मैं तुम लोगों से नाराज़ होकर अपनी गाड़ी में बैठकर आ रही थी, पर मैंने देखा मेरे बेटे के नर्व्स हिल रहे हैं। मैं तुरंत पास के हॉस्पिटल में लेके गई। उन्होंने तुरंत उस पॉइजन को तो रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इंसान खुद ही जीना नहीं चाहता है, इसके पास होप ही नहीं है। पर मेरे एक तो चांस था, पर मैं उस एक चांस को भी कैसे गवा सकती हूँ? इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आप दूसरी क्या बोलते हैं आउट ऑफ कंट्री लेके जाएंगे तो ठीक है। तो मैंने खुद क्या बोलते हैं कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ में वहीं से सीधा पेरिस के लिए निकल चुकी थी। आसान नहीं था मेरे बेटे को बचाना, क्योंकि उसने पॉइजन पी लिया है। वो प्रेग्नेंट था। लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उस बच्चे को उस पॉइजन अप नहीं किया। पर उसकी मदर उतना स्ट्रांग तो नहीं है ना, उस पर असर पड़ गई। वो पूरा पूरा क्या बोलते हैं 7-8 महीने एकदम कोमा में था। मुझे आइडिया भी है
एक कोमा में है, वो इंसान प्रेग्नेंट भी है, उसका कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी। एक पल वो अपनी मौत के मुंह पे था और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट था। मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। इसलिए जैसे ही 9 मिनट आया, तभी भी वो होश में नहीं आया। पर चमत्कार देखो, जिस दिन उसे हमने सोचा कि 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन कर दें, तो अचानक भी थोड़ा थोड़ा उसका बॉडी मूवमेंट हिलने लगी। पर फिर भी हम डर गए कि वो होश में तो आ गया। फिर भी वो होश बहुत बुरी तरीके से होश में तो आ गया, पर उसका डिलीवरी पेन भी चालू हो गया। डिलीवरी पेन वो बियर ही नहीं कर पाया। उस बच्चे को जन्म देते ही वापस से वो मेरे कोमा में चला गया। सीधा 2 महीने बाद वो होश में आया। पर जैसे ही वो होश में आया, वो सब कुछ भूल चुका था। सब कुछ सिर्फ उसे मैं याद थी, उसकी माँ। तब मुझे पता चला कि सारे इस ट्रॉमा सबकी वजह से मेरे बेटे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा है। सिर्फ वो इंसान याद है जिस इंसान को वो दिल से चाहता था। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें नहीं चाहता था, पर तुमने उतना ही उसे हर्ट भी किया है। मेरे बेटे को मैं याद थी, फिर कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने इस बात का फायदा उठाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का वो पास्ट जिसमें इतना ज़्यादा पेन झेला है, उस पास्ट को याद करे। इसलिए मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं पता, मैंने इतना बताया था कि वो उसका बेटा है, उसका अल्फा। उसे नाराज होकर चला गया। बहुत कुछ बताकर मैंने उसे एकदम शांत करके रखा है। और अब पूरा 6 साल हम बहुत हैप्पी से रह रहे थे। पर अब पता नहीं कि अब हमारी किस्मत में क्या है, क्योंकि तुम जो आ गए हो, तो हम अब इतने शांति से तो नहीं रह पाएंगे, ऐसा बोलती है। तो वांग जी फिर से रोते हुए बोलते, मामा अब प्लीज मामा, ये 6 साल 6 साल मैं किस तरीके से तड़पा हूँ आपको पता है। क्योंकि आप यहाँ पर हो, तो आप जानबूझकर ही अपनी सारा आइडेंटिटी को हटा कर रखा है। क्योंकि मदर और फादर, आपके हस्बैंड, सब लोग आपको ढूंढ रहे थे, फिर भी आप सबको हाइड कर कर रखा है। तो आपको सब कुछ पता है। इन 6 सालों में मैं कितना बुरी तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ आपको पता है। आप मुझे कितना भी सज़ा देना चाहें, दे सकते हैं, पर मेरे बेटे से मुझे दूर मत कीजिएगा, मुझे दूर मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहूँगा, मैं चाइना नहीं चाहूँगा, मैं पास ही रहूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बिज़नेस चाहिए नहीं चाहिए, बिज़नेस नहीं चाहिए, ये पैसा। मैं ये पल के लिए भी किसी कन्वीनियंस स्टोर में भी काम करता, मैं पैसा कमा लूँगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सबसे इस लैंड की वजह से, इस लैंड के रुतबे की वजह से ही मैंने सब कुछ किया ना। मैं ये लैंड से ही अपना नाम हटाता हूँ मामा, प्लीज़ मुझे बाहर मत कीजिए, ऐसा बोलकर फुट फुट कर रोने लगा। तब तक वे भी वापस आ चुका है। तो वे को देखकर पता नहीं क्यों उसका दिल में थोड़ा सा पेन हो रहा था। तभी वे होता है, मम्मा ये कौन है? मैडम यूँ कुछ टाइम सोचती है और बोलती है, ये तुम्हारा अल्फा है। वे एकदम शांत हो गया था। तो मैडम ये बोलती है, अब ये माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलती के लिए पछता रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ कर गया है और वो तुम्हें वापस चाहता है, अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। बताओ तुम बीन क्या चाहते हो? तो बीन कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है, मुझे क्या पता है मम्मा, क्योंकि मैं तो अपना सारा याददाश्त भूल चुका हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा बोलता है। तभी आइवन बोलता है, इसका मतलब ये मेरा डैडी है? तो मैडम ही बोलती है, हाँ ये तुम्हारा डैडी है। तो आइवन दौड़ के आता है, हम जी को गले से लगाते हैं, बोलता है और फुट फुट कर रोने लगता है, अब मुझे कोई भी बुली नहीं करेगा, कि मुझे सिर्फ मम्मी है, मेरा डैडा नहीं है। अब मुझे कोई नहीं बुली करेगा, अब मेरे पास मम्मी और डैडी दोनों है ना, ग्रैंड माँ। ऐसा बोलकर फुट फुट कर रोने लगा। पांग जो उसकी पूरी फेस पर किस करते बोलता है, मेरा बेटा हो तो तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, तुम्हारा फादर तुम्हें कभी बुली करने नहीं देंगे। ऐसा बोलकर अपने सिरे से लगाकर रो रहा था और बोलता है, माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। इस बार तुम्हारे फादर कोई गलती नहीं करेंगे, एक चांस दे दो अपने फादर को, एक स्थान दे दो बेटा। ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। इतना रोता है कि भीम कुछ नहीं कहता है। तभी मैडम बोलती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो भीम? भीम बोलता है, मैं क्या कहूँ मदर, मुझे क्या करना चाहिए? तभी मैडम उसके पास आती है और बोलती है, बेटा
देखो, तुम अकेले रह सकते हो पर तुम्हारे बेटे के लिए एक अल्फा चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदर इतनी आसानी से इस इंसान को माफ कर सकती है? पर यहाँ पर बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बच्चे की भी है। आगे जाकर उसे उसकी फादर की नीड होगी। वो हमेशा फादर की जिद करता है। इसलिए मैं इस अल्फा को एक मौका देता हूँ। अब ये तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है ऐसा बोलकर वो नोट कर देता है। तभी मैडम भी बोलती है, तुम लोगों की शादी एक बार टूट चुकी है, तो यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, ऐसा बोलते हैं। पांच बोलता है, मैं करूँगा। तभी मैडम ये घूर के देखती है। विंग विंग एकदम अपनी मदर को देख रहा था। वांग जी बोलता है, जैसा आप चाहो मदर, ऐसा बोलता है। अब ऐसे ही अगले दिन आती है। मैडम यू उन दोनों को पास के एक मैरिज ब्यूरो में लेके जाते हैं और वहाँ पर एक रजिस्टर मैरिज करवा देते हैं। वांग जी बहुत हैप्पी था, बहुत ज्यादा हैप्पी। उसे अब एक चांस मिल गया है। उसे लगा, इतने सालों से ये लगा कि उसका ओमेगा मर चुका है, पर नहीं, उसका ओमेगा है, उसकी आंखों के सामने है। बस उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसे, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपनी ओमेगा के पास हमेशा रहेगा। बस अपनी ओमेगा का प्यार चाहिए उसे, अपना बच्चे का प्यार चाहिए। इतने सालों से वो तड़पा है, बहुत ज्यादा तड़पा है। आज रात में विंग और वांग जी को एक कमरे में मैडम को छोड़ देती है। वांग जी बहुत इमोशनली विंग के पास जाता है, विंग को देखता है, वो विंग को बुलाता है। विंग विंग इस आवाज सुनकर एकदम कांप गया था। तभी वांग जी उसके पास आता है, उसकी फोrehead पर किस करते हुए बोलता है, विंग मुझे पता है सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ याद आए। उसमें बहुत ज़्यादा कड़वा मेमोरी है, उस सब में सिर्फ मेरी गलती है। बीइंग मैं इस बार एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ, नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मेरी बेबी के साथ, अपना पूरा लाइफ जीना चाहता हूँ। बीइंग ऐसा बोलता है और बोलता है, आई लव यू बीइंग, बस ये बात याद रखना, आई लव यू सो मच, ऐसा बोलता है। और उसके सीने में फूट फूट कर रोने लगता है। पता नहीं क्यों वी को बहुत पेन सा हो रही थी। वो खुद ब खुद अपने हाथों से वांग की बाल को रफल करा था। वांग ये महसूस करते और ज्यादा होता है, और ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। वी थोड़ा तो नर्वस होकर उससे दूर होना चाहता था, पर वांग जी उसे कस के पकड़ कर सो जाता था। अब ऐसे ही अगले दिन हो जाती। अगले दिन सुबह सुबह वांग जी पहले ही उठ चुका था। वो अपने बच्चे के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी वी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। उनके लिए पूरा ब्रेकफास्ट बनाकर रख चुका था। मैडम जैसे ही नीचे आती देखती है वांग जी किचन में है। वो कुछ नहीं कहती है, कुछ भी नहीं कहती है। तब तक पिंग भी आ चुका था। युवान स्माइल करते बोलता है, पापा आपने ब्रेकफास्ट बनाया है? तो वांग जी स्माइल करते बोलते हैं, हाँ मैं अपने पापा के लिए बनाया है, ऐसा बोलकर अपने बेटे को अपनी गोद में रखता है और वहाँ पर सबको डाइनिंग टेबल पर बिठाकर सबको सर्व करता है। मैडम ये कुछ नहीं करती, विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था, अपने बच्चे को देख रहा था। उसे कुछ याद तो नहीं है, पर उसका बेटा हैप्पी है तो वो भी हैप्पी है, यही सोचकर वो देख रहा था। मैडम सिर्फ ईवान को देख रही थी, ईवान को। वो अपने मन में कहती है, तुम्हें माफ नहीं करना चाहती थी, पर मुझे पता है कि इन 6 सालों में तुमने कितनी बुरी तरीके से जिंदगी बीती है। मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। ये चांस मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि ताकि मेरा ग्रैंडचाइल्ड हैप्पी से रह सके। कुछ ये लालच, इसका शादी नहीं हुआ है और इसे अब याद भी नहीं है। तुम इस बच्चे को क्या क्या नाम से बताएंगे? मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रैंडचाइल्ड का जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए इसलिए तुम्हें मौका दे रहा हूँ। पता नहीं क्यों तुम कैसे यहाँ पर पहुंचे। अगर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे ना, सिर्फ और 2 साल बाद मैं वापस चाइना लौटने वाली थी, पर उससे पहले तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो ये भी ठीक है, ऐसा बोलकर अपने मन में शांत हो जाती है। विंग अपने बच्चे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिताता है और अपने हाथों से खाना खिलाता है। विंग को भी खिला रहा था, विंग बहुत प्यार से देख रहा था। अब ऐसे उनका टाइम बीत रहा था। बांच उन दोनों को पार्क लेके जाता था, रेस्टोरेंट लेके जाता था, उनके लिए फेवरेट फेवरेट खाना बनाता था। हमेशा विंग के हाथ को पकड़ते हुए चल रहा था, उनकी फोrehead पे किस करता। हाँ, उनके बीच में नजदीकियाँ नहीं हो रही थी, पर विंग को पांच का इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर बहुत पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ इतना टाइम हो गया था, पांच चाइना वापस लौटा ही नहीं था, इसलिए
लैन कुरन भी थोड़ा घबरा गए थे, पूरा लैन परिवार घबरा गई थी। तभी एक दिन उन्होंने तुरंत वांग जी की क्या बोलते असिस्टेंट को बोला था। वांग असिस्टेंट से स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है कुछ भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। पर लैंड की फोर्स की वजह से उनके असिस्टेंट सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ पर मैडम यू है और विंग भी जिंदा है। जैसे ही सब लोग सुनते हैं विंग जिंदा है, उनके ग्रैंडचिल्ड भी है, अब ये पल भी उन पर वो रुक नहीं पा रहे थे। जियांग परिवार को भी पता चल गया था। इतने टाइम से जो मिस्टर जियांग पेनयान बेड पे थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका वाइफ और उनका बेटा भी अभी जिंदा है, मरा नहीं है, सब लोग इतनी एक्साइट हो जाते हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इतने टाइम से यानली भी एक ओमेगा जिन जुस्वान नाम से शादी कर चुकी थी, जो मियान मियान का ब्रदर था। सब लोग एकदम से वहाँ पर आ चुके थे, एकदम से फारिस के लिए तुरंत निकल चुके थे। और उनका जो असिस्टेंट था वो बता देता है कि जहाँ पर है कुरैन और लैनी एक पल भी रुक नहीं पाते थे। सब लोग दौड़े दौड़े वो एड्रेस पे जाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ हमारे बीन वांग जी और मैडम बच्चे सब लोग हाल में बैठकर खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। और युवान खिलखिलाकर हंस रहा था और सब लोग कुछ खाते हुए टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ पर क्या बोलते हैं बेल बजती है, कॉलिंग बेल बजती है। तो वांग जी बोलता है आप लोग यहाँ पर बैठो, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा लैन परिवार, जियांग परिवार है। वांग जी कुछ नहीं बोलता, तुरंत उसे हटाकर सब लोग अंदर आते हैं। मैडम अभी तक वांग जी नहीं आया, ऐसा सोचकर पलट कर जैसे ही वो देखते हैं वो एकदम शांत हो गई थी, एकदम शांत हो गई थी। लोग क्योंकि वहाँ पर उनका दोनों बच्चे और उनका अल्फा था। मैडम वो अपना फेस को दूसरी तरफ कर लेती हैं। फैन मियान आप रोक नहीं पाते और तुरंत दौड़ के आते हैं, अमर यू को हक कर लेते हैं। क्या तुम मुझसे इतना नाराज हो गई कि तुम मुझसे अलग हो गई यू? मैं मानता हूँ मैंने गलती किया, मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खो दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मेरी ग्रैंडचाइल्ड से मुझे दूर मत करो, मैं रिग्रेट करता हूँ। ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। मैडम यू भी इतने सालों से अपने अल्फा के बारे में जानकर वो तो बहुत दिल से दुखी तो थी, पर गुस्से में वो जाना नहीं चाहती थी। अब जैसे ही अपने अल्फा को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखा, वो भी मिल्ट हो गई थी, वो भी उसकी पीठ को सहलाने लग गई थी। हमारे विंग एकदम शांत देख रहा था। तभी यू बोलती है ये तुम्हारे फादर हैं और तुम्हारे भाई है और ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है मम्मा तो हम यहाँ पर क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं? तभी मैडम एकदम से बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे फादर के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो मैं तुम्हारे लेकर, तुम छोटे थे तो तुम्हें लेकर मैं यहाँ पर आ गई। तुम्हारा फादर तुम्हारे बड़ा भाई और बड़े बहन के साथ थे और हम सब अलग थे, ऐसा बोलते हैं। सब लोग एकदम घूर घूर के मैडम को देख रहे थे। तभी बीन बोलता है तो ये लोग कौन है मम्मा? तो मैडम भी बोलती है ये तुम्हारा अल्फा का फैमिली है और हाँ थोड़ा फैमिली इशू के चलते ही तुम्हारा अल्फा दूर हो गया था। अब तुम्हारा अल्फा को अकल आ गया, तुम्हारे पास आ गया और इन्हें पता चला कि तुम्हारे पास बेबी है, उनका ग्रैंडचाइल्ड है, तो ये भी आ गए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग हाँ में नोट करता है। तभी विंग बोलता है क्या मम्मा मुझे इनसे बात करनी चाहिए? तो मैडम बोलती है तुम्हें चाहो तुम बात कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है बेटा। विंग बोलता है ये तुम्हारा ये तुम्हारा आपने कहा है कि ये मेरा फादर है ना मम्मा? पर इतने सालों से हम अलग कहते हैं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे फादर का फेस याद नहीं आया, तुम जैसा चाहे इनसे बात कर सको, ऐसा बोलते हैं। तो विंग हाँ में नोट करता है और बोलते हैं हेलो फादर, ऐसा फिल्म को देखकर बोलता है। फिर म्याम एकदम से विंग को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कन्फ्यूजली सबको देख रहा था और उसे अजीब से लग रहा था और वो अपना सर को पकड़ लेता है। तभी वांग जी उनसे अलग करते बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना, ऐसे बोलता है। तो विंग बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलो तुम कमरे में चलो, ऐसा बोलकर वांग जी सबको इग्नोर करते हुए विंग को कमरे में लेके चला गया था। तभी युवान बोलता है ओ
इतने सारे लोग मेरे फैमिली हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम यू स्माइल करते बोलते हैं, हाँ ये तुम्हारा ग्रैंडपा है, ये तुम्हारे अंकल्स हैं, और ये भी तुम्हारा ग्रैंडपा ग्रैंडमा है, ऐसा बोलते हैं। मैडम यू एकदम घुटनों पर आ जाती है और उस बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो हूबहू उनके बेटे की तरह गोल्डन आईज है, उसके नए नक्श सब कुछ उनके बांझ के जैसा है। वो फूट फूट कर रोने लग गई थी, फूट फूट कर। तभी आईवन बोलता है, तुम अपनी मम्मी पापा के पास जाओगे अपने कमरे में? तो आईवन भी चला गया था। लैनकुरन बोलते हैं, क्या हुआ था यू? विंग जिंदा है तो हमें बताया क्यों नहीं? तो मैडम यू बता देती है कि कैसे। तो सब लोग सुनकर एकदम शांत हो गए थे। तो मैडम ही बोलती है, मैं कैसे तुम लोगों को मेरे बेटे का सच बता सकती हूँ? वो पहले ही तुम लोगों की वजह से कितना बुली हुआ है, मौत के मुंह तक चला गया है, और मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरे बेटे की जिंदगी में आओ। और हाँ, अभी भी मैं जानबूझकर तो वांगजी को अपने बेटे के पास नहीं जाना चाहती थी। फिर क्या करूं, मेरा बेटा सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ, और उसका बेटा, उस बेटे को कोई बुली ना करे, मेरा ग्रैंड चाइल्ड की बात है, इसलिए मैं वांगजी को एक चांस दे रही हूँ, ऐसा बोलती है। तो सब लोग अपना नोट करते हैं और सब लोग एक बारी बारी से सब लोग माफी मांगते हैं। मैडम यू की तरफ लैनी देखती है, बोलती प्लीज, हम वे को लेके जा रहे थे। तभी ऊपर से नीचे आते हुए वांगजी बोलता है, नहीं, मैं वापस वे को चाइना नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। ये अच्छा है, ये बुरा मुझे नहीं पता, पर भी सब कुछ भूल गया है, सब कुछ भूल गया है, और अब मैं उन सारे बातों को याद नहीं आना चाहता हूँ। मैं अपनी विंग की लाइफ में आप सिर्फ हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे विंग सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, और मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ अपने बेबी के साथ, अपने बच्चे के साथ, और मैं एक लाइफ चाहता हूँ। मैं वापस तो चाइना नहीं आना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा एक ब्रांच ओपन हो रहा है, मैं यहीं पर सेटल होना चाहता हूँ। मैं वापस तो चाइना नहीं आऊँगा, ऐसा बोल देता है स्ट्रिक्टली। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। चंगशाक उस बच्चे की तरफ देख रहा था। शादी के इतने साल हो गए, पर चंगशाक एक बेबी भी नहीं हुआ। कुछ इशू के कारण वांगजी कभी भी कंसीव भी नहीं कर पाया। तभी वांगजी वांगजी को देखकर चंगशाक बोलता है, सबको अपना गलती का सजा मिल गया। मैं सिर्फ अपने गुदगर्ज में रहता था, अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा बुरी होते हुए देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो आज मैं कभी माँ नहीं बन पाया, कभी भी नहीं, ऐसा बोलकर फूट फूट कर रो रहा था। मैडम की आंखों में आंसू आ रही थी। वो भी शहंशाह की तरफ देखती है। शहंशाह तोड़ कर आता है, अपनी मदर को हक कर लेता है, बोलता है, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई मम्मा, प्लीज़ मुझे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसा बोलते हैं। तो यूँ भी रोते बोलते, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बस नाराज़ थी, ऐसा बोलकर वो रो रही थी। और थोड़ी देर बाद सब लोग एकदम नॉर्मल होते हैं। वो कोई भी ऐसा बात विंग से नहीं कहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। थोड़ी देर बाद विंग भी आता है। विंग भी सबसे थोड़ा थोड़ा बात करने की कोशिश करता है। वांगजी उन सबके लिए डिनर बनाने के लिए चला जाता है, क्योंकि अब तक देर नाइट होने वाली थी। सबके लिए डिनर बना रहा था और जंगशा उनके साथ दे रहा था। जंगशा वांगजी से बात नहीं करता। तब तक सिचन भी आ गए थे। सिचन ने बात कर रहे थे, तो जिन जिशवान भी उन सबके साथ ही था। उस जानली का वो मेगा पार्टनर था। सब लोग वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। वो बोलते कि क्या हम 2 दिन यहाँ पर रह सकते हैं? तो सब लोग यहाँ पर ऐसे ही 2 दिन बहुत हंसी खुशी बिताते हैं। 2 दिन के बाद सब लोग यहाँ से वापस चाइना निकल चुके थे। मैडम यू भी वहाँ से चली गई थी। वो चाहती है कि अगर विंग वांगजी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें अकेला टाइम चाहिए। वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। अब उनके ज़रूरत उनके बाकी 2 बच्चों के लिए और उनके अल्फा के लिए, इसलिए वो वहाँ से वापस चाइना निकल चुकी थी। विंग तो रो रहा था, फिर भी वांगजी उसे कंपोज करता है, और ऐसे ही अब उनकी लाइफ चलने लग गई थी। दूसरी तरफ जैसे ही चाइना आते हैं सब लोग, और हमारा जो जिशवान था वो अपने दोस्त अपनी बहन मियान मियान से पता चलता है कि विंग जिंदा है, क्या क्या हुआ है सब कुछ पता चलता है। मियान मियान अपने सारे दोस्तों को बता देती है कि विंग मरा नहीं था, जिंदा था, क्या सर्कमस्टेंस बने, सब कुछ पता चलता है। जैसे ही सबको पता चला कि विंग जिंदा है, चैन की सांस लेते हैं, और उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें एक बार माफ़ी मांगनी थी, पर जैसे उन्हें पता चला कि वहाँ पर वो सेटल हो गए, वो इतने में ही खुश थे कि हाँ वो लोग फाइनली हैप्पी लाइफ जिए। अब दूसरे साइड पर विंग और वांगजी और उनका आईवान तीनों एक उस घर में अब अकेले थे। विंग विंग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था इस नए रिश्ते को।
फिर भी वांग जी समझता था, इसलिए वो हर रोज सुबह सुबह उठता, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता, विंग को केयर करता, विंग को पैम्परिंग करता और अपने बच्चों को भी जल्दी जल्दी उठाता, उसे उसके किंडरगार्टन में छोड़ता, अपने ऑफिस के लिए जाता और दोपहर को हर वक्त जब जब वो उसे वक्त मिलता विंग से कॉल करता कि विंग क्या कर रहा है, विंग ने खाना खाया, क्या कर रहा है, हमेशा एक बच्चों की तरह उस पर ख्याल करते रहता है। और धीरे धीरे उस विंग को जितना कैरिंग वांगजी कर रहा था, जब विंग पूरी तरीके से वापस अपने अल्फा के प्यार में पड़ चुका, पता ही नहीं चला। जब एक एक बार विंग को यानी अपने वांगजी को एक मीटिंग के चलते क्या बोलते हैं, पेरिस में ही एक क्या बोलते हैं, एक दिन के ट्रैवल के लिए जाना था। विंग हाँ तो कर दिया, पर जैसे ही एक दिन पूरा दिन वांगजी वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा क्या बोलते हैं हिल स्टेशन के पास था, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता, इसलिए वांगजी उस दिन कॉल भी नहीं किया। उस पूरा दिन वांगजी से एक कॉल भी ना पाकर, वांगजी को उस केयरिंग उस पैम्परिंग ना पाकर विंग बहुत बेचैन हो रहा था। उसे वो पैम्परिंग चाहिए था, वो बहुत ही तड़प रहा था अपने अल्फा के प्यार के लिए। वो समझ गया था कि वो भी अल्फा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे ही अगले दिन वांगजी घर आता है, विंग एक पल भी नहीं लगाता, वो दौड़ कर जाता है, अपनी अल्फा को गले से लगा लेता है। वांगजी जैसे ही देखता है कि उसका ओमेगा ने उसे इतना कसकर गले लगा है, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो उसकी पूरे फेस पर किस करता है, बोलते हैं क्या मेरे ओमेगा ने मुझे मिस किया? तो विंग भी हाँ में नोट करता है। वांगजी अपने मन में बोलता है, फाइनली मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगह पाया, ऐसा बोलकर स्माइल कर रहा था। और उस दिन वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते, एक दूसरे को खड़ल करते हुए सो गए थे। अब उनके देश में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप से ज़्यादा एक लवर वाला फीलिंग आ चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से बात करते थे, एक कहीं भी लवी डबी होना शुरू कर देते, पर आज तक वो इंटीमेट नहीं हुए थे। पर आज विंग का तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज विंग उसका हीट में आने वाला था। उस दिन जैसे विंग वांगजी घर आता है, उस पूरे हाउस में विंग के फेरोमोन्स थे। विंग के फेरोमोन्स को देखकर वांगजी समझ गया था विंग हीट में है। वांगजी पहले तो अपने ओमेगा पेट यानी कि हमारे अल्फा बेटा युवान को एक अच्छे से कमरे में उसे सुलाता है, विंग के पास आता है। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी तुरंत उसके पास आते हैं, उसके फेस को पकड़ते बोलते हैं, विंग विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है मैं ठीक, ऐसा बोलता है। विंग रोते हैं, बोलते हैं अल्फा आई नीड यू, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है मैं हूँ", ऐसा बोलकर उसे अपने करीब से खींचता है, अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी पूरे फेस पर किस किए जा रहा था। उसकी नेक पर भी किस करता है, वहाँ पर सक करता है, उसके एडम एप्पल पर भी किस करता है, वहाँ पर हल्का सा पैट करता है। वह विंग पहले से ही पूरे हीट में था, उसे और भी ज़्यादा चाहिए था, वो तड़प रहा था। वांगजी तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है, अपनी पूरे क्लॉथ को रिमूव करता है और विंग की भी क्लॉथ को रिमूव करता है और उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करता है अपने हाथों से। पूरी बॉडी पर हल्का 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 बाइट करता है, सकिंग करता है, पूरी बॉडी को पूरा एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करते हुए खुद को विंग के साथ कनेक्ट करता है और उसके साथ पूरे रात इंटीमेट होना शुरू हो गया था। जैसे ही वो थोड़ा होश में आता है, होश में आते वक्त वो भी हमारी वन को भी संभालता था, उसके लिए भी सारा कुछ लेके देता था और अपनी असिस्टेंट को कॉल कर कर आईवान को अपने असिस्टेंट के साथ भेज दिया था। ऐसे ही पूरा 3 दिन रहता है विंग का हीट। अब विंग अपने हीट से बाहर भी आ चुका था। वांगजी सिर्फ अपने सामने जो ब्यूटीफुल सो रहा है उसे देख रहा था। वो बोलता है जो तुमसे मैंने बचपन से प्यार किया, पर मैंने इस प्यार को दिखाया ही नहीं है, हमेशा रूड सब कुछ बिहेव करता रहा, तुम्हारा प्यार का एडवांटेज उठाता रहा और एक पल के लिए रिग्रेट किया और वापस मुझे मौका मिला फिर भी मैं वैसा ही किया। पर उस वक्त मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो गया। मैंने लगा कि मैं ऐसे ही जिंदगी में तड़प तड़प कर मरूंगा, पर इतने लंबे गैप के बाद मुझे पता चला कि मेरा प्यार है और उसके साथ मेरा बेबी भी है, मेरा बेबी भी। हाँ, वापस में सब कुछ सही है, सब कुछ। तुम्हें कुछ याद नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम्हें याद आए भी, पर अब मैं तुम्हें सिर्फ खुशियाँ दूंगा, सिर्फ खुशियाँ, ऐसा बोलकर स्माइल करता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा और एक बेबी आए, क्योंकि इस
पिछले बार मैं नहीं था, इस बार मैं रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल कर रहा था। उसकी फ़ोrehead पे किस करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वांग जी को वहाँ से चले जाने थे, भीम अपने होश में होता है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर चुकी थी। वो बोलता है, मी टू लांजा, मैं भी नहीं चाहता उस पुरानी याद हमें हमें सताए। ऐसा एक नई शुरुआत हमने किया है तो ऐसा ही रहने देते हैं। ऐसा बोलकर एक स्माइल करता है। वो ऐसे ही अपनी आँख को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद बाकी भी वहाँ पर आता है, अपने हाथों से भीम को खाना खिलाता है। तब तक हमारा आइवन भी आ चुका था। तो आइवन आते ही बोलता, हाँ पापा सिर्फ अपनी मम्मा से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। वो वहाँ से बोलता है, मैं अपने दोनों बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। स्माइल करते हुए भीम की फोrehead पर एक किस करता है और आइवन के साथ एक किस करता है और दोनों को गले लगाते रहता है। और इस हैप्पी मोमेंट के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर खत्म होता है गाइस।